हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम लिटरेचर की दुनिया की जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोइट्री में रोमांटिसिज्म के अर्ली लीडर के रूप में जाना जाता है और उनकी गिनती इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स में होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी विलियम वर्ड्सवर्थ की। जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन के दूसरे बेटे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कुकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ था। विलियम की बहन डॉर्थी, जो कि एक पोएट और डायरिस्ट थी, का जन्म अगले साल हुआ और इन दोनों का एक साथ ही बैप्टाइजेशन हुआ था। इन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इसके अलावा उनके 3 और सिबलिंग्स रिचर्ड, जॉन और क्रिस्टोफर थे। वर्ड्सवर्थ के पिता फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल जेम्स लाउदर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। इस जॉब से उनकी बहुत अच्छी इनकम होती थी। इसके अलावा उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत घर मिला हुआ था यहाँ रहने के लिए, लेकिन उन्हें ज़्यादातर घर से दूर ही रहना होता था, जिस वजह से बच्चों से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाई थी। वर्ड्सवर्थ को पढ़ना उनकी माँ ने सिखाया था। पहले उन्होंने कुकरमाउथ में एक छोटा स्कूल अटेंड किया और बाद में पेनरिथ के एक स्कूल में पढ़ाई की, जहां अपर क्लास फैमिलीज के बच्चे पढ़ने आते थे। इसी स्कूल में उनकी मुलाकात मैरी हचिंसन से हुई, जिनसे आगे चलकर उनकी शादी भी हुई थी। 1778 में वर्ड्सवर्थ की मां की डेथ के बाद उनके पिता ने उन्हें लंकाशायर में हॉगशर्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और डॉर्थी को यॉर्कशायर में रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया गया। अगले 9 सालों तक इन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। वर्ड्सवर्थ ने 1787 में एक राइटर के रूप में डेब्यू किया, जब उनकी एक सोनेट द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुई। इसी साल उन्होंने कैम्ब्रिज का सेंट जॉन्स स्कूल ज्वाइन किया और 1791 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1790 में वर्ड्सवर्थ यूरोप के एक वॉकिंग टूर पर गए और इस टूर पर उन्होंने एल्प्स पर्वत के अलावा फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के आसपास के इलाकों में भी समय बिताया। नवंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशनरी फ्रांस की यात्रा पर गए, जहां चल रहे रिपब्लिकन मूवमेंट ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। वर्ड्सवर्थ ने एक फ्रेंच महिला एनेट वेलन के प्यार में पड़ जाने के बाद 1792 में उनकी बेटी कैरोलिन का जन्म हुआ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से वर्ड्सवर्थ एनेट वेलन के साथ रह नहीं सके, उनसे शादी नहीं कर सके और अगले साल उन्हें इंग्लैंड वापस अकेले ही लौटने को मजबूर होना पड़ा। वर्ड्सवर्थ के वापस लौटने की परिस्थितियां और इसके बाद का उनका व्यवहार एनेट से शादी करने के उनके इरादे पर सवाल पैदा करता है। फिर भी वर्ड्सवर्थ ने बाद के दिनों में एनेट और अपनी बेटी की हर संभव मदद की। फ्रांस की क्रांति के बाद होने वाले खून खराबे की वजह से वर्ड्सवर्थ का फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोहभंग हो गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ जाने की वजह से अगले कुछ सालों तक वर्ड्सवर्थ एनेट और अपनी बेटी से नहीं मिल सके। 1793 में पहली बार वर्ड्सवर्थ की पोएम के दो कलेक्शंस, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पब्लिश हुए। 1795 में वर्ड्सवर्थ को राइजली कॉलवर्ड की वसीयत से 900 पाउंड मिले, जिनकी मदद से वो एक पोएट के रूप में अपना करियर आगे बढ़ा सके। इसी साल उनकी मुलाकात समरसेट में सैमुअल टेलर कॉलेज से हुई और इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। जल्दी ही इन दोनों की दोस्ती एक पोएट के रूप में एक दूसरे को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। 1795 में अगले 2 सालों तक विलियम और उनकी बहन डॉर्थी डॉर्सेट के रेस डाउन हाउस में रहे। इस दौरान ये दोनों रोज 2 घंटे आसपास के इलाकों में टहलते थे। डॉर्टी ने अपनी डायरी में लिखा है कि ये जगह उन दोनों को उनके नेटिव प्लेस लेकलैंड की याद दिलाती थी। 1797 में ये दोनों समरसेट में एल्फॉक्सन हाउस में रहने लगे, जहाँ से कुछ दूरी पर ही कॉलरिज का घर था। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स प्रोड्यूस की, जिसे इंग्लिश में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है। इस कलेक्शन में वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ट्रिंटन एबी कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर के साथ पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स का सेकेंड एडिशन 1800 में आया और
इसमें ऑथर के रूप में सिर्फ वर्ड्सवर्थ का नाम दिया हुआ था। सेकेंड एडिशन में पोएम्स के साथ प्रीफेस भी इंक्लूड था और इसमें वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की अपनी फेमस डिफिनीशन भी दी, जिसके अनुसार पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उन्होंने अपनी पोएम्स को इस बुक में एक्सपेरिमेंटल भी कहा था। 1795 से 97 के बीच वर्ड्सवर्थ ने अपना एकमात्र प्ले द बॉर्डरर्स लिखा। 1798 में वर्ड्सवर्थ, डॉर्थी और कॉलरिज जर्मनी की यात्रा पर गए थे। कॉलरिज के लिए तो ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही, लेकिन वर्ड्सवर्थ इस दौरान होम सिकनेस से परेशान हो गए। 1798-99 की सर्दियों में जर्मनी के गोसलार में वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम पर काम करना शुरू किया, जिसे आगे चलकर द प्रेल्यूड नाम से शोहरत मिली। वर्ड्सवर्थ ने गोसलार में और भी बहुत सी फेमस पोएम्स लिखी, जिनमें द लूसी पोएम्स भी शामिल है। 1799 में वर्ड्सवर्थ और डॉर्थी इंग्लैंड वापस आ गए और वो हचिंसन फैमिली से मिलने सॉकबर्न गए। जब कॉलरिज इंग्लैंड वापस आए तो अपने पब्लिशर के साथ वर्ड्सवर्थ से मिलने और उन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट के टूर पर चलने का प्रस्ताव देने के लिए नॉर्थ इंग्लैंड की यात्रा पर चले गए। इस तरह से वर्ड्सवर्थ और डॉर्थी लेक डिस्ट्रिक्ट के डव कॉटेज में सेटल हो गए और इस बार उनके पड़ोसी एक अन्य पोएट थे जिनका नाम था रॉबर्ट साउदी। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी को लेक पोएट्स के रूप में जाना जाने लगा। इस दौरान वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर पोएम्स डेथ, एंड्योरेंस, सेपरेशन और ग्रीफ जैसी थीम्स के इर्द गिर्द घूमती रहती थीं। 1802 में जेम्स लाउदर के उत्तराधिकारी विलियम लाउदर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, ने वर्ड्सवर्थ को 4000 पाउंड की रकम अदा की, जो कि वर्ड्सवर्थ के पिता के समय से बकाया थी। इन पैसों की मदद से वर्ड्सवर्थ की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई और अब वो शादी करने में सक्षम हो गए। 1802 में वर्ड्सवर्थ और डॉरथी एनेट और कैरोलिन से मिलने के लिए फ्रांस गए। उनकी इस विजिट का पर्पस एनेट को वर्ड्सवर्थ की मैरी हचिंसन के साथ प्रपोज्ड शादी के बारे में बताना और एनेट के साथ एक फ्रेंडली सेपरेशन अरेंज करना था। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने अपनी 9 साल की बेटी कैरोलिन, जिससे वो इसके पहले कभी नहीं मिले थे, के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए एक सोनेट इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री लिखी। वापस इंग्लैंड लौटकर वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिंसन से शादी कर ली। अगले साल मैरी ने 5 बच्चों में से पहले बच्चे को जन्म दिया अपने, और मैरी इस बात के लिए परेशान रहती थी कि वर्ड्सवर्थ को अपनी बेटी कैरोलिन के लिए कुछ करना चाहिए। 1816 में कैरोलिन की शादी के समय से वर्ड्सवर्थ ने उसके अकाउंट में हर साल 30 पाउंड जमा किए, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक बहुत अच्छी रकम थी। वर्ड्सवर्थ पिछले कई सालों से एक लंबी फिलोसफिकल पोएम लिखने की योजना बना रहे थे, जो कि 3 पार्ट्स में होगी और इसका टाइटल होगा द रेक्ल्यूज। 1798-99 में वर्ड्सवर्थ ने एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखनी शुरू की, जिसे उन्होंने पोएम टू कॉलरिज नाम दिया था। उनकी योजना थी कि ये पोएम द रेक्ल्यूज के अपेंडिक्स के रूप में होगी। ये पोएम 1805 में कंप्लीट हुई, जिसे आज आमतौर पर द प्रेल्यूड के फर्स्ट वर्जन के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया जब तक कि वो द रेक्ल्यूज पूरी नहीं कर लेते हैं। 1807 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराई। 1810 में कॉलरिज की अफीम की लत की वजह से वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की दोस्ती में दरार आ गई। 1812 में वर्ड्सवर्थ की 3 साल की बेटी कैथरीन और 6 साल के बेटे थॉमस की डेथ हो गई। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने द एक्सकर्जन पब्लिश की, जो कि द रेक्ल्यूज के सेकंड पार्ट के रूप में पब्लिश हुई थी। हालांकि उन्होंने इसका पहला और तीसरा पार्ट कभी भी कंप्लीट नहीं किया। 1823 में अपने फ्रेंड पेंटर विलियम ग्रीन की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज से अपने संबंध फिर से सुधार लिए और दोनों एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन 1834 में कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब दोनों की ही डेथ हो गई, जो कि वर्ड्सवर्थ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और अगले साल जेम्स हॉक की भी डेथ हो गई। 1838 में
वर्ड्सवर्थ को यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम की तरफ से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई और अगले साल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 1843 में रॉबर्ट साउदी की डेथ हो जाने पर वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया। 1847 में उनकी बेटी डोरा की डेथ हो जाने पर वर्ड्सवर्थ पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने लिखना छोड़ दिया। 23 अप्रैल 1850 को वर्ड्सवर्थ की उनके आवास पर डेथ हो गई और उन्हें सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च में दफनाया गया। इसके बाद कुछ महीनों के बाद उनकी विडो मैरी ने उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम टू कॉलरिज को द प्रिल्यूड नाम से पब्लिश कराया। यहाँ वर्ड्सवर्थ के कुछ नोटेबल वर्क्स दिए गए हैं, उनकी लिस्ट है और आप इसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ये वीडियो ज़रूर पसंद किया होगा और अब तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।